मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा कैसे दूं और ना ही सही पढ़ाई में कर पाता हूं। पढ़ाई करने बैठता हूं तो मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, फोकस नहीं कर पाता हूं। आप ऐसा करें, पढ़ाई ना करके कुछ और करें। सब लोग पढ़ने लिखने के लिए नहीं बने, इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें फोर्स करती सब बच्चों को कि पढ़ो, सारे विषय पढ़ो। यहाँ से मुसीबत खड़ी होती है। कुछ लोग हैं जिनका खूब अच्छे से मन लगता है, एकदम एकाग्रचित्त हो जाते हैं, जिनके लिए स्वाभाविक है, उनके लिए बिल्कुल ठीक। लेकिन ऐसे बच्चे मुश्किल से 20% हैं। 80% के लिए पढ़ाई लिखाई और स्कूल कॉलेज एक मुसीबत हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है वो बच्चे चिल्लाते हुए हंसते हुए बाहर निकलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। उनकी खुशी देखो, ऐसा लगता है किसी जेल खाने का दरवाज़ा खुल गया और कैदी भाग निकले, ऐसी खुशी छा जाती है। 80% बच्चों के संग यही होगा। 20% बच्चे हैं जो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, शौक से स्कूल जाते हैं। बाकी 80% तो बस मनाते हैं किसी प्रकार छुट्टी हो जाए। एक छोटे से गांव में अक्सर जब किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। एकमात्र स्कूल था, छोटा सा गांव था। एक दिन एक सड़क के किनारे पुलिया पर 2 बूढ़े आदमी बैठ के बीड़ी पी रहे थे। स्कूल के बच्चे वहाँ से गुजरे और खुशी खुशी बोले, देखो अपनी 2 छुट्टियाँ बीड़ी पी रही हैं। संभावित छुट्टियाँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी तो इनकी छुट्टी मिलेगी। और अच्छा है बीड़ी पिए, जल्दी खत्म होंगे। सब बच्चों के लिए अध्ययन मनन नहीं है। जैसे मैंने कहा 5 चक्रों की चर्चा करते हुए थोड़ी देर पहले, कुछ लोग कर्मठ प्रवृत्ति के हैं। हो सकता है उन्हें खेलकूद बहुत अच्छा लगे, व्यायाम अच्छा लगे, कुश्ती अच्छी लगे, आगे चल के ओलंपिक में भाग लें, स्वर्ण पदक जीत के आए। कुछ लोग भोगी प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग साहसी प्रवृत्ति के हैं, कुछ लोग भावनात्मक हैं और कुछ लोग बौद्धिक हैं। ये 5 प्रकार के मोटे मोटे विभाजन। तो करीब करीब 20% प्रकृति ने ऐसा बनाया है संतुलन। अगर सारे लोग कर्मठ हो जाएं तो दुनिया पागल खाना हो जाए। थोड़े से लोगों की ज़रूरत है। सारे लोग 100% आलसी हो जाएं तो फिर दुनिया ही ना चले। बैलेंस है, 20% लोग आलसी हैं, 20% लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं। संतुलन सदा रहता है। कुछ लोग भावुक हैं, कुछ लोग बड़े बौद्धिक हैं। जो बौद्धिक प्रवृत्ति के हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। भविष्य में जब कभी ज़्यादा समझदारी बरती जाएगी तब बचपन में ही यह तय किया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा विश्लेषण करके, बच्चों का अध्ययन करके, कौन है जिनको पढ़ाया लिखाया जाए, इनको परेशान ना किया जाए। सबको किसी विशेष विषय में किसी की रुचि है, उसको केवल उसी दिशा में आगे भेजो। 10-12 विषय पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें उसकी रुचि है। अब किसी को हो सकता है गणित में बहुत रुचि हो, उसके लिए गणित खेल जैसा है, उसे बड़ा मजा आता है, मगन हो जाता है गणित करते हुए। कोई इससे बिल्कुल विपरीत है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे फजलू ने फ़ोन किया, दूसरी तरफ से एक महिला ने फ़ोन उठाया। फजलू ने पूछा कि मैडम नमस्ते, मुझे श्रीवास्तव सर से बात करनी। वो महिला रोने लगी। उसने कहा कि बेटा तुम्हें पता नहीं, श्रीवास्तव अंकल का तो देहांत हो गया हार्ट अटैक से कल। फजलू उनका सॉरी मैडम सॉरी कह के फ़ोन रख दिया। श्रीवास्तव मैथमेटिक्स के टीचर थे। दूसरे दिन फजलू ने फिर फ़ोन किया, फिर उसी महिला ने उठाया। फिर उसने कहा कि श्रीवास्तव सर से बात करनी है।
महिला को लगा तो कि आवाज़ तो पहचानी हुई लग रही है, लेकिन यह अविश्वसनीय है। एक बार जब बता दिया कि श्रीवास्तव जी नहीं रहे तो कोई दोबारा क्यों फ़ोन करेगा। फिर उसने उत्तर दिया आंसू बहाते बहाते। फजलू ने फिर सॉरी कह के फ़ोन रख दिया। जब तीसरे दिन फिर फ़ोन किया तब वो महिला नाराज़ हो गई। उसने कहा कि तुम पिछले 3 दिन से फ़ोन कर रहे हो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मैं विधवा हो चुकी हूँ, श्रीवास्तव सर समाप्त हो चुके हैं। फजलू ने कहा कि एक बार और बताइए, सुन के ही इतना अच्छा लगता है कि मैथमेटिक्स का टीचर मर गया। अब इस बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा के इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये मरने की दुआ कर रहा है कि टीचर की। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चों के ऊपर खूब अत्याचार हो रहा है, विशेषकर पढ़ाई लिखाई के नाम पर। पता नहीं बच्चों के स्कूल सुबह से क्यों लगते हैं। सबको पता है कि बच्चों की नींद देर से खुलती है। ये कम से कम चैन से सो लेने दो। पढ़ाना ही है तो बाद में पढ़ाना, जब सहज रूप से नींद खुल जाती है। कम से कम स्वेच्छा से स्कूल तक तो आए, रोते रोते ना आए, आँख मलते मलते ना आए। आप स्कूल बस में देखिए, सुबह सुबह स्कूल बस में बैठते ही से आधे बच्चे सो जाते हैं। अभी उनकी नींद ही खत्म नहीं हुई, जबरदस्ती माता पिता ने बस में बैठा दिया। हम बच्चों पे कितना अत्याचार कर रहे हैं, बेचारे असहाय हैं, डिपेंडेंट हैं माता पिता पे, उनकी बात माननी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है। कभी अच्छा भविष्य ज़्यादा समझदारी वाला आया तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई कुछ लोगों के लिए रहेगी, और आने वाले भविष्य में जैसे जैसे AI डेवलप होता जा रहा है, इसकी आवश्यकता भी नहीं बचेगी। हो सकता है छोटे छोटे चिप्स आ जाएं, कान के पीछे लगा दिया और भीतर ब्रेन में वो सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दे। अब किसी को 5 साल MBBS पढ़ाओ, फिर 3 साल MD कराओ, और फिर 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन कराओ, बेचारे के 10-12 साल बर्बाद करो डॉक्टर बनाने में। कोई मतलब नहीं। इतनी जानकारी एक छोटे से चिप के द्वारा उसके ब्रेन में पहुंच सकती है, और ये हमेशा अपडेट होती रहेगी। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद कोई डॉक्टर कुछ नहीं पढ़ता, कभी अपडेट होता ही नहीं। 25 साल पहले उसको डिग्री मिल गई थी, बस 25 साल के बाद इसको फिर कुछ नहीं पता कि कितना डेवलपमेंट हो चुका है। उसको फुर्सत ही नहीं, दिन रात मरीजों की जेब काटने में लगा रहता है। पढ़ाई की फुर्सत कहाँ। पढ़ने में उसकी कोई रुचि भी नहीं थी, मजबूरी थी डिग्री प्राप्त करने के लिए। AI का डेवलपमेंट और हो जाए, हर व्यक्ति सीधी जानकारी वहीं से प्राप्त कर सके, ऐसा भविष्य में होने वाला है। और तब मैं जो कह रहा हूं, केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जिनको शौक है, जिनको मजा आ रहा है, बाकी को कोई ज़रूरत नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल जाएगी, और हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। अभी चीन में एक अस्पताल खुल गया है जहाँ केवल 4 AI डॉक्टर हैं और 10,000 मरीजों का प्रतिदिन इलाज करते हैं। और यह इलाज, याद रखना, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता कि हिंदू मुसलमान है तो भेदभाव करे डॉक्टर, कि स्त्री पुरुष का भेदभाव करे, कोई भेदभाव नहीं है। कि जिस कंपनी ने उसको रिश्वत दी है कि मेरी दवाइयाँ लिखना, कि उसकी दवाई लिखे, वो AI डॉक्टर को रिश्वत नहीं दे सकते। जो सही सही इलाज है वही होगा, जो ठीक इन्वेस्टिगेशन करना है वही किए जाएंगे। सामान्य रूप से डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है, वो जितने महंगे महंगे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा उतना ज़्यादा उसको कमीशन पैथोलॉजी लैब से मिलेगा। ज़बरदस्ती एक्सरे हो रहा है, ज़बरदस्ती MRI हो रही है, फिर हफ्ते भर बाद फिर रिपीट करेंगे MRI। नियम बना दिया हर 6 महीने में करना है। इनका बस चले तो रोज के रोज पूरा चेकअप कराएं, पोस्टमार्टम छोड़ के बाकी सब कुछ। क्या पता कल तक नहीं थी बीमारी, आज हो गई हो।
आगे कभी न कभी तो शुरू होती है। दहशत पैदा कर रहे हैं। AI डॉक्टर चीन के उस अस्पताल में ऐसा नहीं करेंगे। जो जरूरी है वो जांच करेंगे और बिल्कुल लॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। आदमी से गलती हो सकती है, AI डॉक्टर से कभी गलती नहीं होगी। और अधिकांश डॉक्टरों की तो लिखाई ऐसी होती है कि केमिस्ट क्या वो खुद भी दोबारा नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा था। एक बार लिख दिया सो लिख दिया, फिर तो भगवान भरोसे केमिस्ट क्या पढ़ेगा क्या देगा। इतनी गलत दवाइयाँ दी जाती हैं, गलत डोज में खाई जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। करीब करीब 10,000 आदमी हर साल दुनिया में मरते हैं रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से। उसमें अक्सर डॉक्टर की लिखाई जिम्मेवार होती है। उसने कुछ और लिखा था, केमिस्ट ने कुछ और दे दिया। डोज क्या थे वो ग्रीक भाषा के शॉर्ट फॉर्म में है। अब ग्रीक भाषा किसी को आती नहीं है, लैटिन भाषा किसी को आती नहीं है। कुछ का कुछ समझ लिया गया, पता चला ओवरडोज से मर गए। वो बीमारी ही नहीं थी जिसका इलाज दिया जा रहा था। बुद्धि के अधिकांश काम धीरे धीरे AI टेक ओवर कर रही है। जैसे मस्कुलर पावर, मांसपेशियों की ताकत के जो काम थे वो मशीनों ने ले लिए। बैल का काम ट्रैक्टर करने लगा, घोड़ों का काम कार का पेट्रोल करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं बची घोड़ों की, बैलों की। एक ट्रेन जितना वजन खींच रही है, इतना वजन इंसानों से खिंचवाते तो जितने पैसेंजर भीतर बैठे हैं उन सबको उतार के उन्हीं को लगाना पड़ता कि सब मिल के खींचो, तब भी ना खींच पाते। मशीन आई, हमारी मांसपेशियों की ताकत का कोई अर्थ वो नहीं रह गया जैसा पहले था। AI आने के बाद हमारे मस्तिष्क का वैसा उपयोग नहीं रह जाएगा जैसा आज तक था। वो जो हम बहुत वैल्यू दे रहे थे चीज़ों की कि इनकी स्मृति बड़ी अच्छी है, अब ऐसे लोगों को हम पागल खाने में बंद करेंगे कि आदमी पागल है, कुछ भूलते ही नहीं है, सब याद है से। अरे अभी आज का मजा लो, वर्तमान का, पीछे का क्यों याद कर रहे हो? उससे क्या लेना, जो बीत गई सो बात गई। अभी हम जिनको विद्वान कह रहे थे उनमें से अधिकांश लोग पागल खाने में होंगे। ये करोगे क्या विद्वता का? वो दूसरों का दिमाग खाएंगे, कोई उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। बदलते हुए समय में मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जैसा इस विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, 1000 विचार आते हैं, थोड़ा इंतज़ार करो, ये पढ़ाई वढ़ाई के दिन जाने वाले हैं। जब तक तुम एजुकेशन पूरी कर पाओगे तब तक पता चला कोई जॉब ही नहीं बचा। तुमने जो पढ़ाई की है उसके लिए कोई जॉब ही नहीं बचा, सब काम मशीन ने, रोबोट्स ने, AI ने ले लिए। तो ज़्यादा चिंता मत करो। और दूसरी बात याद रखो, यह बात कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि मेरा मन नहीं लगता। गलती इसमें नहीं है कि तुम्हारे मन में, गलती है उस विषय में जिस पर तुम मन लगाना चाह रहे हो, वह तुम्हारे अनुकूल नहीं है। मन नहीं लग रहा, यह इस बात को जाहिर करता है कि जिस विषय को आपने पकड़ा है यह आपकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यदि आप अपने मन के अनुकूल विषय को लेते तो बिल्कुल मन लगता। तो मन को दोष नहीं देना कि मन नहीं लगता, 1000 विचार आते हैं। अगर आपकी पसंद वाली कोई चीज़ हो, बिल्कुल आपका मन टिक जाता है, कोई विचार नहीं आते। ये पहचान है। और इसी पहचान के मुताबिक भविष्य में माता पिता को, शिक्षकों को बच्चों का विश्लेषण करके देखना चाहिए किस चीज़ में उनका मन लगता है, जिसमें उनको रस आए, आनंद आए, जीवन में एक संतोष का अनुभव हो, उस दिशा में उनको भेजो, उसमें सपोर्ट और सहयोग करो। ये माता पिता का प्रेम होगा, ये उनका कर्तव्य होगा, यही टीचर्स का कर्तव्य होगा।
तो मन नहीं लगने में तुम दोष दे रहे हो अपने मन को कि मन नहीं लगता, और मैं दोष दे रहा हूं मन को नहीं, उस विषय को जिसमें तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो सकता है उस विषय में किसी और विद्यार्थी का बहुत मन लगता हो, उसे खूब मजा आता हो, तुम्हारा नहीं लगता। अब तुम सचेत हो जाओ, इस विषय में अपने शिक्षकों से बात करो, अपने परिवार में बात करो कि मुझको टार्चर मत करो, और तुम खुद खोजो किस चीज में तुम्हारा मन लगता है। हो सकता है तुम्हें संगीत में रुचि हो तो संगीत सीखो, हो सकता है तुम्हें खेल कूद में रस आता हो तो खेलो कूदो, मजा करो। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष इस प्रणाली का है जो सारे जगत में आज व्याप्त है शिक्षा के नाम पर।